वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटलियस प्रिंसिपल। मैंने 6 लेक्चर्स में पूरा इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया है। आज मैं स्टार्ट करूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम सेटअप बिटवीन केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक उसी प्रकार आयनिक इक्विलिब्रियम भी है। आयनिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बोले तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम involving ions in aqueous solution, is known as ionic equilibrium। ठीक है, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये नाम पड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, आज मैं बहुत इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बहुत बेसिक्स बताऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो एक बात बताने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जिनको लगता है कि उनको बेसिक्स अच्छे से आती है या ये वीडियो स्किप करना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि वीडियो को जब आप ओपन करोगे साइड में आपको ऐसे 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पे जाना, वहां पे एक ऑप्शन होगा प्लेबैक स्पीड बोल के एक ऑप्शन होगा, तो आप उस वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, या तो 1.5 पे या इंटू 1.75 पे देख लीजिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो की स्पीड बढ़ा के वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो माइकल फैराडे ने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। बेसिक्स बताना बहुत जरूरी है, ये आप लोग सभी जानते होंगे, पर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो माइकल फैराडे ने इनको क्लासिफाई किया था सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ये हम ले सकते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता है, कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूरिया ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में। फिर 2 तरह का होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, तो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जो हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर NaCl की बात करते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, ये एक तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर वो वापस इधर नहीं आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। बट हमारा अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, तो वहाँ इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे वाटर ले लेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा होगा। देखना H+ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना लेता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम जितने भी बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का, सब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारा कोई लेना देना नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पे हम लोग सब स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पढ़ेंगे जहां हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा 3 तरह का होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। डेफिनेशन आप लोग बचपन में पढ़ के आए होंगे, बट यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हम लोग एसिड की डेफिनेशन पढ़े हैं 10th लेवल तक कि एसिड हमारा वो होता है
जो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे। अगर हम लोग बोल देते हैं एसिड तो हम लोग लिख देते हैं टर्म्स लिटमस पेपर रेड। वैसे ही अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं टर्म्स लिटमस पेपर ब्लू, ये लिख देते हैं हम। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसिड का, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, और बाद में आया था लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। तो उसके मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट। चलिए अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। सॉल्ट में देखो, सॉल्ट क्या होता है, अपोजिट चार्ज ऑफ आयन से फॉर्म होता है, NaCl है तो ये सॉल्ट है, ठीक है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, सपोज करो आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे इसको, तो ये क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब वाटर में आप इसको डालते हो तो ये क्या सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेट क्यों होता है, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए पहले बताता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो अभी इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीडियो देखते रहिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, जैसे मान लो NaCl है हमारा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो भी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई भी सॉल्वेंट का जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो वीक करेगा वहां पे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉरी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम होगा। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, करीब 80 to 81 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का। तो देखो इतना जब होता है तो इसकी जो फोर्स है, इनकी जो बीच की अट्रैक्शन, वो इतना टाइम्स उसको रिड्यूस कर देता है। इसीलिए बोलते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि वाटर इतना अच्छा गुड सॉल्वेंट क्यों है। तो वाटर गुड सॉल्वेंट इसीलिए है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है। किसी भी सॉल्वेंट का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो जैसे ही हम सॉल्ट को इसमें डालेंगे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, इससे आयंस को दूर दूर सेपरेट कर देता है, आयंस टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। मैं अपनी ग्रेजुएशन डेज की बात बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा था, वाइवा चल रहा था हमारा, बाहर से एक्सटर्नल आए थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, चलते चलते यूं ही पूछ लिया था, डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ दोनों का डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछ लिया था वहां पे, मेरी DU की बात है, वाइवा में पूछ लिया था डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन क्या फर्क पड़ता है। दोनों बहुत ही मतलब एक तरफ से करीब करीब देखने में लगता है कि एक ही जैसे हैं, पर एक जैसे नहीं है। यहाँ पे देखो मैं अभी बता रहा हूँ कि वाटर पे जब हम लोग NaCl को डाल दे रहे हैं तो NaCl वहाँ पे डिसोसिएट कर जा रहा है, वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। डिसोसिएशन कब कहते हैं, डिसोसिएशन हमारा आयोनिक सॉलिड में होता है। पॉइंट देके लिखा रहा हूं, लिख लीजिएगा, डिसोसिएशन हमारा आयोनिक सॉलिड में होता है। आयोनाइजेशन हमारा होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जब फॉर एग्जांपल देख ले CH3 या फिर HCl ले लेते हैं हम लोग, HCl ले लेते हैं, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन होता है। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डिसोसिएशन मतलब होता है जब हम वाटर में क्या करते हैं, NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो आयंस के फॉर्म में तो ये पहले से ही होते हैं ना। जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है कि ये इसको सेपरेट कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आयंस होता है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ आयंस होता है, आयंस दूर दूर चले जाते हैं, सेपरेशन ऑफ आयंस होता है यहाँ पर। बट यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल को जब HCl में ऐड होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। H2 मॉलिक्यूल में जब डालते हैं तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये इसको आयोनाइज करता है और ये चार्ज मॉलिक्यूल में इस तरीके से टूट जाता है। H+ स्टेबल नहीं है, H3O+ बन जाएगा।
तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ आयंस हो रहा है, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ आयंस हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ आयंस हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में है, ये हमारा होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में होता है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, यहाँ पे क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। इन दोनों का यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। वहां तक आने से पहले कुछ बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की। अब हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने पहले ही बताया है कि जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन ऑफ हम लोग पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल लूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ का लूंगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो पाएगा। डेफिनेशन रटने में ध्यान मत दीजिएगा, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, बोर्ड के लिए है, डेफिनेशन रट के नंबर लाना है, बट हमें यहाँ कंसेप्ट समझना है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना है, समझ के पढ़ना है, ताकि आप अपने भी लिख सको। टू दी पॉइंट लिखो, अगर मैं टीचर रहूंगा तो मैं पूरे मार्क्स दूंगा टू दी पॉइंट पे, बाकी का मुझे पता नहीं। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। तो इनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम फेट होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम फेट होता है इसके बीच में। डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहा था मैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बता रहा था मैं। तो चलिए सपोज कीजिए आप मार्केट से 100 बनाना लेके आए हो घर पे खाने के लिए, 100 बनाना लेके आए हो आप घर पे। सपोज कीजिए आप इसमें से 50 खा चुके हो, 50 आपने खा लिया। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बनाना कितना है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बनाना कितना है, तो तुम ये कह सकते हो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बनाना ये बता सकते हो कितना तुमने खाया और कितना तुमने लेके आया, मतलब इनिशियल अमाउंट कितना था, कितना बचा है हमारा, कितना तुम खा चुके हो और कितना तुम लेके आए थे। अगर हम बात करते तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यही होता है। अगर मैं परसेंटेज में तुमसे पूछूं तो तुम इसमें इंटू 100 कर दो, मतलब 50% तुम आयोनाइज कर चुके हो, 50% तुम खा चुके हो। वही हमारा यहाँ पे आयंस के केस में भी होता है। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ से लेके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है कि कितना आपने खा लिया हो, तो फ्रैक्शन है ना, कितना बचा था, मतलब कितना खाए हो, कितना लाए थे, और इनटू 100 तो फ्रैक्शन है। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व, जितना डिजॉल्व किए हो आयोनाइजेस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितना इक्विलिब्रियम पे आयोनाइज हो गया है हमारा टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व आयोनाइजेस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेफिनेशन आप देख लीजिए, बट मैं जो आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता रहा हूं उसके थ्रू आप याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन का। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे बहुत काम आने वाला है, तो आप होप आप समझ गए होंगे। चलिए कोई वीक इलेक्ट्रॉन में पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ लिख लीजिए कॉपी में अगर नोट बना रहे हैं तो। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, कोई ए बी ले लेते हैं, डिसोसिएट करेगा भैया A प्लस पे और B नेगेटिव पे, आयन डिसोसिएट कर गए। अगर मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C होता है, इसका 0 होता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो इसका C है, तो मान लो कुछ डिसोसिएट कर दिया तो X मान लेते हैं।
अब मैं x को कन्वर्ट करूंगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं, अगर मैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करता हूँ, अल्फा से डिनोट करते हैं। अच्छा चलिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है वो मैं बता देता हूँ। सपोज करो आप बनाना लेके आए हो, अगर आप एक भी बनाना नहीं खाए हो तो क्या होगा, एक भी बनाना नहीं खाए हो तो हमारा 100 का 100 बनाना बच जाएगा, तो हमारा क्या होगा 1 होगा। मैक्सिमम अल्फा कितना हो सकता है 1। सपोज करो आप सारा बनाना खा चुके हो तो क्या हो जाएगा 0/100। जब एक भी बनाना हमारा नहीं बचा है तो 0/100 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 0 मिनिमम होगी। मतलब अल्फा की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है। ये चीज पे गौर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अल्फा की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग, मैंने क्या बताया कि कितना डिसोसिएट हो चुका है, कितना डिसोसिएट हो चुका है, इतना हमारा डिसोसिएट हो रहा है। तो हम लोग x लिख सकते हैं बाई टोटल। हमारा इनिशियल कितना है, इनिशियल हमारा c है, तो हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू c अल्फा। x को यहाँ पे c अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए c अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे c अल्फा जब डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे भी उतना ही बनेगा, क्योंकि 1:1 रेशियो पे दिया हुआ है सब कुछ। इसकी k की इक्वेशन लिखते हैं। k की जब इक्वेशन लिखोगे तो a प्लस बी नेगेटिव डिवाइडेड बाई ए बी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, c अल्फा, इसकी c अल्फा, इसकी इंटू c अल्फा, और नीचे में होता है c1 माइनस अल्फा। क्योंकि इससे c मैंने कॉमन ले लिया तो c1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम डिसोसिएट होता है, ना के बराबर होता है। तो अल्फा बहुत कम होता है, 1 से बहुत कम होता है अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। तो हम लोग 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। ये हमारा एजम्पशन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में। जब एज्यूम कर लिया गया है कि 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई c1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, c से c कट जाएगा। फिर इधर लिखता हूँ साइड में, इधर साइड में लिखता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, k इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर बाई इतनी बनेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू होगा k बाई c। इसका क्या मतलब है कि अल्फा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √1/c। अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका ये मतलब होता है कि अगर c को हम अगर 0 के अप्रोच कर दें, c को अगर कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर दें तो अल्फा वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। c को 0 कर देने का मतलब ये होता है कि हम उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं। अगर कंटेनर में बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं कंटेनर में, तो वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर देना। सपोज करो अगर तुम्हारा एक बीकर है, सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा एक बीकर है और इसमें तुम इतना पानी भर दिए हो और थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस डालते हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो जाएगी ना इसके रेस्पेक्ट में। तो हम यही बोल रहे हैं कि डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन 0 मतलब डाइल्यूट कर देना, सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देना। तो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ यही बोलता है, हमारा क्या बोलता है कि डाइल्यूशन पे अगर हम लोग सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें तो हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, आयोनाइज कर जाता है आयंस में। तो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ हमारा यही कहता है। आज मैं ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ तक ही बताऊंगा आप लोगों को। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूट बहुत ज्यादा कर दिए हो आप एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। उस रिलेशन को याद रखिएगा। बोर्ड वाले बच्चे अगर मान लो अगर डेरिवेशन आ जाता है तो बिल्कुल रटना मत, ये वाला डेरिवेशन मैं एकदम स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया हूँ। इस तरीके से ये रिलेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा का, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का, कॉन्सेंट्रेशन का ये रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज मैं लेक्चर यहीं पे खत्म करूंगा। अगले बार मैं आर्गनेस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। धीरे धीरे करके चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है काफी। प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, वीडियो एक बार काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।